नेशनलिज्म इन इंडिया, हमने देखा कि यूरोप में जब नेशनलिज्म की लड़ाई हुई थी तो सभी लोगों ने अपने आप को देश से जोड़ के देखा था। सभी ने नए सॉन्ग्स, नए आइकन्स, इनको वैल्यू करी थी। इंडिया में भी ऐसे हुआ। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल। सभी लोग ना देश से खुद को जोड़ के देखने लग गए। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड एट टाइम। सभी लोगों को ऐसा लगता था कि वो कॉलोनियल टाइम में, ब्रिटिश राज में सभी लोग क्या हैं, बड़े दबे हुए हैं। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन दबे हुए सभी थे, लेकिन हर किसी को उसका असर डिफरेंटली फील हो रहा था। हर किसी का एक्सपीरियंस जो था वो अलग था। हर कोई फ्रीडम को अलग तरीके से देख रहा था। कांग्रेस में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस जोड़ में हुआ क्या कि सभी लोगों ने अपने अपने इंडिपेंडेंस का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग लिया। इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। पिछले कई बुकों में आपने पढ़ा होगा मंगल पांडे वगैरह के बारे में, लक्ष्मीबाई वगैरह के बारे में अपने 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये स्टोरी, ये चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। तो ये मैं बता दूँ, ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें ये लिखा है बुक में, ये है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। मॉडर्न 3 टाइप की हिस्ट्री हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री वो थी जो आप 6th क्लास में पढ़ते थे, पता नहीं कौन कौन से लोगों के बारे में पढ़ते थे, है ना। मिडिवल हिस्ट्री थी जिसमें मौर्य, चंद्रगुप्त, ये सब पढ़े जाए ना, महामाया, पता नहीं क्या क्या नाम से पढ़े हैं। थर्ड हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये कौन सी कैटेगरी में है? मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है? ये स्टोरी स्टार्ट है 1920 से लेकर के 1950 तक के बीच की स्टोरी है। इतना क्लियर होना चाहिए, ईयर 1920 से लेकर के 1950 तक के बीच की ये स्टोरी ये चैप्टर में है। इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, आप कांग्रेस ने इंडिया आज जो कांग्रेस आप देख रहे हो ना, कांग्रेस पार्टी, किस तरीके से इस कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। In the year after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these development? What implication did they have? हमने 1919 में क्या हुआ था, हमारे देश में कई सारे सोशल ग्रुप्स बन गए थे, कई सारे स्ट्रगल्स की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले तो हुआ क्या, जब वॉर हुई तो उसकी वजह से एक नई पॉलिटिकल सिचुएशंस और नई इकोनॉमिक सिचुएशन जमन क्या हुआ था। जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े थे ना, तो ब्रिटिश जो थे बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब उन्होंने लड़ी थी तो ब्रिटिशर्स बड़े कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि वो उसमें कर्जे में डूबते चले गए थे। इसी चीज़ का फ़ायदा हमारे देश के इंडिपेंडेंस फाइटर्स ने उठाया। उन्होंने क्या किया, वॉर की वजह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो उसके बहुत इन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इंडिया में इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया था। अब हुआ क्या, प्राइसेस बढ़ाने की वजह से सभी लोगों के अंदर क्या हुआ, लड़ाई की एक इच्छा आ गई कि अब तो हमें इंडिपेंडेंस लेनी है। विलेजेस में जितने भी लोग थे सबको कहा गया कि सोल्जर्स को भेजो। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही थी। तो ब्रिटिशर चाहते थे कि इंडिया से सस्ते लेबर, सस्ते मिलिट्री लोगों को हायर करो और उन्हें वॉर में भेजो ताकि लड़ाई करें। लेकिन कोई भी लड़ाई में जाना नहीं चाहता था। फिर हुआ क्या, 1918 और 1919 और 1920 और 1921 के बीच में बहुत सारी क्रॉप्स फेल हो गई। अभी हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था कि 1920 और 1921 में एक बीमारी फैली थी, कह रहे थे ना 20वां साल बड़ा वो होता है। तो उस टाइम पे 1920 और 1921 में भी एक बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी खाने की काफ़ी शॉर्टेजेस हो गई थी। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, दूसरी तरफ अपना वो टैक्सेस बढ़ाने में लगे हुए थे। तो इसकी वजह, और वहाँ पे दूसरा एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा बीमारी फैल गई। 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे इसमें। 12 से 13 मिलियन मतलब 120 लाख लोग और 130 लाख लोग, इतने लोग मारे गए थे इस इन्फ्लुएंजा बीमारी में। और लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन और बढ़ाया जा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के लड़ाई के लिए जो लड़ाई थी वो और ज़्यादा क्या हो गई, स्ट्रेंथन हो गई। लोगों को लगना पड़ा कि अगर अब वॉर नहीं करेंगे, वॉर वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। वो कह रहे हैं कि लोगों का एक कहना था कि अगर उनकी परेशानियां अगर वॉर के बाद ख़त्म नहीं होती है तो क्या होगा।
जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है और लोगों को अगर उसके बाद भी फ्रीडम नहीं मिली तो क्या होगा। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपियर, उसी टाइम पे एक नया लीडर सामने आया और उस लीडर का नाम था महात्मा गांधी। जब सभी लोग इस एपिडेमिक से जूझ रहे थे उस समय एक लीडर निकल के आया साउथ अफ्रीका से, उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे इंडिया में वापस आए थे जनवरी 1915 में। 1915 में इंडिया वापस आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, अपनी पढ़ाई करके। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे एक मूवमेंट भी किया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश का राज हुआ करता था और वहाँ से लोगों को सत्याग्रह दिलवा के आए थे। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं और किसी भी तरीके का हौला हंगामा नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह वहाँ करा था और सत्याग्रह को इनको नोबल मेथड इन्होंने माना था। नोबल मेथड मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सच की लड़ाई के लिए लड़ना, इन्होंने उसको हमेशा एक अच्छा हथियार मांगा था। इनका कहना था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहता था कि हमारी जो लड़ाई है वो सच्चाई के लिए है और सच्चाई को ढूंढने के लिए है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड ऑन द पावर टू सर्च द ट्रूथ, सच्चाई को ढूंढने के लिए इनकी लड़ाई थी। उनका कहना था, इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर हमारी लड़ाई का जो रीज़न है वो सही है तो हमें कोई भी फिजिकल फोर्स हमें नहीं दबा सकता। उनका कहना था कि अगर हमारा जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो सही रीज़न है तो कोई भी हमें नहीं दबा सकता। उनका कहना था, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना किसी एग्रेसिव होके, बिना किसी गुस्से के, हर सत्याग्रही जो होता है वो किसी भी बैटल को लड़ सकता है नॉन वायलेंस से। नॉन वायलेंस समझते हो, बिना किसी तरीके की लड़ाई से लड़े हम उसको पा सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। ये कहता है कि जब तक सभी लोगों की वो नहीं होने की, ऑपरेसर भी जो हमें दबा रहा है वो भी हमारे इसको नकार नहीं सकता अगर हमारी सच्चाई की लड़ाई जो है सही है। उन्होंने कहा था, बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम, और उनका कहना था कि जीत हमेशा सत्याग्रह में सच्चाई की होगी। तो महात्मा गांधी जी के इस आइडिया को धरना बोलने लग गए थे। जैसे धरना होता है कहीं भी बैठ जाना, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाना बिना किसी के लड़ाई करे, और उन्होंने सोचा था कि इस मेथड से पूरे इंडियंस यूनाइट हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसे। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी जी ने इंडिया में कई जगहों पे सत्याग्रह करा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो ऊपर निकल गया कि व्हाट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह मैंने बता दिया, सच की लड़ाई जिसमें किसी भी तरीके की वायलेंस ना हो। अब गांधी जी ने 3 सत्याग्रह कहे थे, तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द वेरियस सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी जी इन इंडिया। तो 3 सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किए थे। पहला था बिहार में, दूसरा था गुजरात में और तीसरा था अहमदाबाद में। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया 1917 में। महात्मा गांधी जी चंपारण गए। चंपारण है बिहार में। इन्होंने वहाँ पर जो खेती बाड़ी करवाते थे ना, पहले क्या होता था, इंडिगो की खेती होती थी और कॉफ़ी की, इनकी खेती होती थी। तो इसमें क्या होता था, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो उन्होंने वहाँ पे चंपारण में जाकर के उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था कि लोगों से ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए, और वो सक्सेसफुल रहा था। ब्रिटिशर्स को उनकी बात माननी पड़ी थी। फिर उसके अगले साल ही गांधी जी कहाँ चले गए थे, देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। फिर ये गुजरात चले गए थे। गुजरात में जाकर के इन्होंने क्रॉप से रिगार्डिंग जो फेलियर थे, क्रॉप देख सकें इसमें 1917 लिखा, 1916 लिखा, ये 1916 है, यहाँ चल रहा हूँ। 1917 में उन्होंने दूसरा सत्याग्रह कहाँ लॉन्च किया था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था। ठीक है, ये ना यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे 1917 लिखा है, 1916 होना चाहिए। खैर, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने गुजरात में जाकर के इन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ भी इन्होंने क्या हुआ, खेत बाड़ी में जो लोग काम कर रहे थे उनसे क्या हुआ था, टैक्स वसूला जा रहा था। क्योंकि एक तो क्या हुआ, एपिडेमिक फैला हुआ था और लोगों से पैसा वसूला जा रहा था। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कहा था कि हमें ये टैक्स से छुटकारा दिलाया जाए। तो गांधी जी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनको टैक्स नहीं देना पड़ा अपनी खेती पे। ठीक है, फिर अगले ही साल 1918 में गांधी जी कहाँ चले गए, अहमदाबाद।
अहमदाबाद में उन्होंने जाके कॉटन की एक मिल थी जहाँ पे लोग काम करते थे, उसमें ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा था और उनसे पैसा नहीं दिया जाता था, तो उससे छुटकारा भी गांधी जी ने उनको दिलवाया था। तो ऐसे 3 सत्याग्रह थे जो गांधी जी ने इंडिया में लॉन्च किए। और जब गांधी जी ने 3 सत्याग्रह लॉन्च किए तो गांधी जी की जो इम्पोर्टेंस थी, वैल्यू थी, वो पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैल गई। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो घबराने लग गए कि गांधी जी तो फेमस होते जा रहे हैं, सारे लोग हमारा अपोज न करें। तो उन्होंने जल्दबाजी में एक नियम ले आए, उस नियम का नाम था रोहलेट एक्ट। गांधी जी की सक्सेस से डर करके उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रोहलेट एक्ट। रोहलेट एक्ट जो पास हुआ था वो इंडिया की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था। मतलब एक जैसे पार्लियामेंट यहाँ पे है, ऐसी एक पार्लियामेंट थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। लेट मी शो यू। ये हमारी उस टाइम की इंपीरियल वो होती थी, जैसे ये पार्लियामेंट है ना, ऐसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव होती थी उस टाइम पे। और देखो ये एक न्यूज़पेपर भी छपा था, ब्लैक बिल नंबर 1 पास्ड। ठीक है, ये रोहलेट एक्ट से रिलेटेड था, ये रोहलेट बिल नंबर 1 उस टाइम का न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, तो इसे ब्लैक एक्ट बोलते लग गए थे, ब्लैक बिल क्यों बोलने लगे थे? क्योंकि इसमें ब्लैक बिल इसलिए बोलते थे इसे, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी पुलिस को, अपनी आर्मी को एनॉर्मस पावर दे दी थी कि वो किसी को भी कहीं से भी उठाकर बिना किसी रीज़न के जेल में डाल सकते हैं और 2 साल तक उस पर किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई सुनवाई होगी तो 2 साल के बाद होगी। तो इससे क्या हुआ था ना, लोगों को बेसिकली ये हो गया था कि अगर तुम कुछ नहीं भी कर रहे हो और लोगों के बीच में अगर आप फेमस हो रहे हो तो भी आपको उठा के पुलिस वाले जेल में डाल सकते थे और आपको कोई रीज़न नहीं बताया जाएगा। जैसे आप तो अरेस्ट वारंट देते हैं ना, कुछ नहीं। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा था? ब्लैक बिल कहा था। और उन्होंने 6 अप्रैल को एक हड़ताल बुलाई थी, रैली पूरे देश भर में रिलीज करी गई। सारे लोग वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे चले गए। रेलवे वर्कशॉप्स जो थे उनको बंद कर दिया गया। सिटी में सब जगह अलार्म से बज रहे थे, रेलवेज, टेलीग्राम सब खत्म कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इन लोगों को दबाना ज़रूरी है, जो लोग ये उड़दंग मचा रहे हैं इनको दबाना ज़रूरी है। तो उन्होंने लोकल लीडर्स को उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमृतसर में कोई भी अगर नियम पास होता है, आपने देखा होगा पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं उसका अपोज करने में। तो अमृतसर में कई ऐसे लीडर्स थे जिनको उठा करके जेल में डाला गया। महात्मा गांधी जी को भी दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल हाउस था। दिल्ली में अगर कोई इस तरीके का हड़दंग करेगा तो ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंच सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में उनकी एंट्री बैन कर दी। 10 अप्रैल को अमृतसर की पुलिस ने क्या हुआ, अमृतसर की पुलिस ने क्या किया, जो लोकल लोग बैठे हुए थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर क्या कर दिया? फायरिंग शुरू कर दी। अब इस चीज़ से क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा भर गया। लोगों ने ब्रिटिशर्स के बैंक्स पर अटैक किया, पोस्ट ऑफिस को अटैक किया, रेलवे स्टेशन पर अटैक किया। इस चीज़ को देखते हुए जनरल डायर था एक, जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है कि आप कहीं भी कुछ भी नहीं, ना उठ सकते ना बैठ, कहीं भी बैठ करके 4 लोग से ज़्यादा खड़े होकर बात नहीं कर सकते। 13 अप्रैल की बात है, जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ क्या? बहुत सारे लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में आ रखे थे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ग्रुप बना करके इस रोहलेट एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जनरल वहाँ पे मेला भी लगा हुआ था। जनरल डायर ने क्या किया, उस क्या बोलते हैं जलियांवाला बाग में एंटर किया और गेट्स जो थे उन्हें क्लोज कर दिया और सभी के ऊपर क्या कर दी? फायरिंग कर दी। इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, डायर जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ सब जगह फैली, क्राउड्स जो थे वो स्ट्रीट्स पे उतर आए, सड़कों पे उतर आए। बहुत स्ट्राइक्स हुई, बहुत लड़ाइयाँ हुई पुलिस के बीच में, गवर्नमेंट की बिल्डिंग को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। गवर्नमेंट ने भी इसको बुरी तरीके से रिएक्ट किया, लोगों को मारा गया, टेरराइज किया गया। यहाँ तक कि सत्याग्रह इसको ये तक कहा गया कि आप अपनी नाक को ज़मीन पे रगड़िए, माफ़ी मांगिए और ब्रिटिशर्स के सामने क्रॉल करके, यानी रेंग कर जाओ, सलाम करो। पीपल्स को ज़बरदस्ती बहुत मारा गया। ये ऐसा वायलेंस देख करके गांधी जी घबरा गए। गांधी जी ने अपना ये हड़ताल जो उन्होंने बुलाई थी रोहलेट एक्ट के अगेंस्ट में, उसे वापस कर दी कि नहीं, मेरे को कोई भी ऐसा नहीं करना है।
जैसे ही सत्याग्रह की इस बात इंडिया में फैलनी शुरू हुई, इट वाज स्टिल लिमिटेड, लेकिन ये सत्याग्रह जो हम लोग कर रहे थे ये इंडिया के कुछ शहरों में ही लिमिटेड था। बेसिकली यही एरिया, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, इन्हीं एरिया में फेमस था, क्योंकि गांधी जी की पकड़ साउथ में कम थी और ईस्टर्न स्टेट जैसे मेघालय ये थे, यहाँ पे भी इनकी पकड़ थोड़ी कम थी। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब ऐसा मूवमेंट लॉन्च करने की ज़रूरत है जिसमें पूरी इंडिया के लोग इकट्ठे हो सकें। पर गांधी जी को एक बात का बड़ा अच्छे से पता था कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम को एक ना किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अगर हिंदू और मुस्लिम को एक करना है और एक ही इशू इनको इकट्ठे करने हैं, तो सबसे पहले मुझे मुस्लिम्स के एक इशू था जिसका नाम था खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जो थी वो हारी गई थी। टर्की जो था ना मुस्लिम्स का अड्डा है, ये समझो, ऑटोमन एम्पायर का अड्डा है वो, ऑटोमन टर्की। अब वहाँ पर उनके मुस्लिम्स के दो लीडर थे जिनका नाम था द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जिनका नाम क्या था, सॉरी नहीं, हाँ ये लिखा है इसमें, नहीं, तो मैं बताता हूँ। देखो तो हुआ क्या कि वहाँ पे ये खबर फैला दी गई सब जगह कि मुस्लिम्स के जो टॉप के लीडर्स थे, जो बहुत ही जिनको पूरा मुस्लिम कम्युनिटी मानता था, उनको उनके साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। ये खबर फैला दी गई कि टर्की में उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी ने इंडिया में दो ब्रदर्स थे जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों से हाथ मिलाया और इन्होंने क्या करना कहा इनसे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और अपने साथ पूरा मुस्लिम समाज हमारे साथ जोड़ दोगे, सुन रहे मेरी बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और अपने सारे मुस्लिम लोगों को हमारे साथ जोड़ दोगे तो होगा क्या, हम एक बड़ा इशू, बड़ा एक स्ट्रगल लॉन्च करेंगे, बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे और उससे इंडिया को तो फ्रीडम मिलेगी, साथ में जो टर्की के लोग हैं ना हम उनको भी फ्रीडम दिलाएंगे, जो आपके धर्म गुरुओं को इन्होंने कैद कर रखा है उनको भी छुड़वाएंगे। इस बात से मोहम्मद अली और शौकत अली इम्प्रेस हुए, उन्होंने गांधी जी के साथ आने का फैसला किया। कैलकाटा का एक सेशन था, एक्चुअली में क्या ना, कांग्रेस ना कुछ टाइम पे मूव में वो करती रहती थी, मीटिंग्स करती रहती थी। कैलकाटा में उन्होंने एक वो किया था, उन्होंने मीटिंग करी थी सितंबर 1920 में। उन्होंने इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात कही थी और ये भी कहा था कि इसमें ये मुस्लिम लीडर्स जो हैं खिलाफत वाले, इनको भी शामिल किया जा रहा है। तो बेसिकली में गांधी जी ने ये सितंबर में जो कांग्रेस का मीटिंग हुई थी कैलकाटा में, उसमें ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम अब बहुत जल्दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं और साथ में हम इस खिलाफत को भी उठाएंगे और मुस्लिम लीडर भी हमारा सपोर्ट इसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब आगे बात, कैलकाटा सेशन तो हो गया, अब उसके बाद हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लॉन्च। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, हाँ जी बोल रहे हैं। गांधी जी ने लॉन्च किया मूवमेंट जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज 1909, जिसमें महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इसीलिए स्थापित है क्योंकि इंडिया के लोगों ने उनके साथ कॉपरेट करा रहा है। अगर इंडियंस आज कॉपरेट करना बंद कर दें, ठीक है, तो इनका मूवमेंट भी बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस इनके साथ कॉपरेट करना मना करते हैं, ब्रिटिश रूल वुड सून कोलैप्स, ब्रिटिश का रूल बहुत जल्दी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कैसे लॉन्च किया? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स। गांधी जी ने कहा कि हमें ये मूवमेंट ना स्टेजेस में लॉन्च करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स के राज में, ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज में जॉब कर रहे हैं, वो सब अपनी जॉब छोड़ दें, चाहे कोई पुलिस में हो, आर्मी में हो, सिविल सर्विस में हो, या कोई स्कूल में टीचर हो, या स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ रहे हो, या बैंक में काम कर रहे हो, सभी लोग छोड़ दो। तो सभी लोगों ने छोड़ भी दिया था।
फिर उन्होंने कहा दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर जो अपने इंग्लैंड का कपड़ा इंडिया में लाके बेचता है और सामान जो इंडिया में लाके बेचता है उसे खरीदना बंद कर दो और खादी को यूज़ करो, खादी जो उन्होंने खुद का इंडियन मेड क्लॉथ था। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज ऑपरेशन, और अगर इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स किसी तरीके के दबाव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब मैं बता देता हूँ। डिसोबीडियंस का मतलब होता है नियमों को ना मानना, यानी अगर जब हम इनके साथ कॉपरेट करने से मना कर देंगे और ब्रिटिशर्स हम पे फोर्स करते हैं किसी भी तरीके का, तो हम उनको डिसोबीडियंस करना शुरू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो उन्होंने स्टेजेस वाइज को खोलने की कोशिश करी। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, काफ़ी लोग सोच में पड़ गए कि क्या बाइकआउट करने से कोई चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा, एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, और काफ़ी लोगों का कांग्रेस में यही मानना था कि इस मूवमेंट से हो सकता है बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाए। सितंबर का महीना था, सितंबर और दिसंबर के महीना था जब कांग्रेस के अंदर काफ़ी टसल हो रहा था। टसल का मतलब होता है काफ़ी सोच मगन चल रही थी। फॉर अ वाइल देयर सीम नो मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं हुई कुछ महीनों तक, सितंबर से दिसंबर के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन नागपुर में दिसंबर में एक मीटिंग हुई जिसका नागपुर में हुई थी, और उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि सबसे पहले हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी अगर लॉन्च करेंगे तो हो सकता है ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाए, क्योंकि एक तो उनके साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे, दूसरे उनके नियम भी तोड़ेंगे, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाए। तो उस चीज़ को डरते हुए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पहले नॉन कॉपरेशन ही लॉन्च करेंगे। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, तो अब इसको कैसे लॉन्च किया गया, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट को देखा, ये हम अब आगे के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है ये काफ़ी डिटेल्ड है, तो ये इसको हम कल के टॉपिक में डिस्कस करते हैं।